एक बार जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि इनपुट से प्रोसेस और यहां से आउटपुट। इनपुट में हमने 4 फैक्टर्स पढ़े थे, क्या क्या थे? नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इनको इसके बदले में कुछ इनकम मिल रही थी। नेचुरल रिसोर्सेज को क्या मिल रहा था? रेंट। ठीक है, यहाँ पर इसके बदले में रेंट, इसके बदले में वेजेस, यहाँ पर इंटरेस्ट और यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि आउटपुट अगर हम देखें तो आउटपुट 2 ही हो सकती हैं। क्या क्या हो सकता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इसको हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इधर इंटरमीडिएट और फाइनल। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने कल एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, उसके आधार पर जीडीपी को समझा था। और जीडीपी को, अब डायग्राम को दोबारा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ जीडीपी को लिख देता हूँ। जीडीपी में मैंने बोला था इट इज द टोटल फाइनल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, बल्कि मॉनेटरी वैल्यू। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट क्या था इसमें? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा कंपोनेंट क्या था कि दिस शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटरी। चौथा कंपोनेंट क्या था? इन अ गिवन और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये जीडीपी हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। तो उसके अंदर अगर 4 कंपोनेंट है तो हम उसको जीडीपी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है। ठीक है, और कैलकुलेट करने के लिए हमने 4 तरीके पढ़े थे। 4 या 3? 3। कौन कौन से? प्रोडक्ट मेथड, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, सेकंड था इनकम। ठीक है, और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड हमने पढ़ लिए थे कि ये तरीके हैं जिससे हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जब एक्सपेंडिचर मेथड किया था इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो इसमें पूछ लिया जाता है सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, तो पता होना चाहिए। सी क्या था? इट इज द टोटल फाइनल कंजप्शन कह सकते हैं, या फिर प्राइवेट, हमने इसको बोला था प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये पढ़ा था इसको। ठीक है, जी क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही था। और इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, इसको हमने क्या बोला था? इन्वेस्टमेंट। वैसे इसके लिए भी एक टर्म है, इसको बोलते हैं हम जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों बोलते हैं समझेंगे हम थोड़ी देर में, अभी नहीं। ठीक है, कैपिटल को अगर हम देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कर क्या रहा है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट जहां पे भी किया जाता है तो उससे कुछ कैपिटल फॉर्म होती है। उससे हो क्या रहा है? बेसिकली जहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे, उसका पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस अ कैपिटल। हमें कैपिटल को फॉर्म करना। कैपिटल क्या है समझेंगे उसको। कैपिटल होता क्या वैसे, किसी को पता है? पढ़ क्या 10th क्लास में था ये वर्ड? मनी इज द कैपिटल। ठीक है, और कुछ? मशीन्स, टूल्स और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, पढ़ा हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ा था कैपिटल। क्या था कैपिटल? मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं, जिसको यूज करके हम फर्दर कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पर
हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं उसी कैपिटल को खरीदने के लिए किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट क्या करें, हमने अगर यहां पर देखे तो इन्वेस्टमेंट कहां किया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट कहां किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ टूल्स, इक्विपमेंट्स और जो भी मशीन हो सकते हैं उसको खरीदने के लिए किया। दीज आर फर्दर कैपिटल्स, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, हालांकि इसकी और फर्दर डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को हम जनरली इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो इसीलिए दिस इज आल्सो नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो ये बचा हुआ पैसा है ये हम कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करके करेंगे क्या, हम कोई मशीन खरीदेंगे, हम कोई टूल खरीदेंगे, हम कोई क्या खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे, ठीक है। तो इसी को हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोल देते हैं। तो कई बार न्यूज़पेपर में जब आप टर्म पढ़ोगे तो ये जीएफसीएफ क्या होता है पता होना चाहिए। जीएफसीएफ नथिंग बट दी टोटल इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में एक और चीज कह सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आया। इन्वेस्टमेंट का पैसा आया कहां से, उस डायग्राम को याद करो कल वाले को दोबारा से। इनकम से, इनकम में जो भी हुई है उसको हमने दो जगह पे खर्च किया, एक फॉर द इन्वेस्टमेंट और सेकेंड इज एक्सपेंडिचर। हमारे पास एक्सपेंडिचर तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी घर की, कि वो तो खर्च करना ही पड़ेगा। एक्सपेंडिचर इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी हाउस होल्ड, वो खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला था एक सेविंग भी बचता है, सेविंग को हम यहाँ एक्सक्लूड कर रहे हैं। वो सेविंग क्या है, वही सेविंग का पैसा ही तो हम इक्विपमेंट्स को खरीदने में, टूल्स को खरीदने में लगाते हैं। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो कहां से रहा है, फ्रॉम द सेविंग्स। घरों में भी जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो कहां से किया जाता है, फ्रॉम द सेविंग्स। तो अगर मैं इस इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस सेविंग्स भी कह दूं तो ये गलत नहीं होगा। दीज आर द सेविंग्स, दीज आर द सेविंग्स विच आर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सेविंग से बाद में किस में कन्वर्ट होंगी, इनटू द इन्वेस्टमेंट। उसी से ही इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, हमारा कैपिटल फॉर्म होगा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है। उसके अलावा फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो ये वर्ड इनके मीनिंग मतलब पता होने चाहिए हमें, ठीक है। ये हमने कल पढ़ लिया था यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आगे आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक बेसिक जीडीपी की डेफिनेशन बता दो मुझे कोई, और क्या मतलब होता है इसका मुझे ये बता दो, क्योंकि ताकि उससे आगे हम समझ पाए, और आप नए हो तो आपको भी जीडीपी समझ में आ जाए, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है पहले वो बता दो मुझे, कोई भी कल समझा था इसको तो, एनीवन, हाँ बता दो। डेफिनेशन नहीं, मुझे सिंपल टर्म में बताओ जीडीपी का। जो भी आपका गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो फाइनल वैल्यू है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसकी फाइनल वैल्यू को हम ऐड, ठीक है। जनरली हम इसको विद इन अ रीजन हम इसको काउंट करते हैं, बैठ जाओ। विद इन अ रीजन विद इन अ टाइम, मतलब अगर हम देखें कि पूरे रोहतक में एक साल के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, उनकी टोटल वैल्यू को जोड़ दें तो हम कहेंगे कि रोहतक की जीडीपी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द रोहतक। सेम अगर हम उसको घर के हिसाब से देखें, या फिर उसी को अगर हम देखें कि हमारे इंडिया के हिसाब से, इंडिया में टोटल जितना भी प्रोडक्शन एक साल के अंदर होगा उनकी टोटल वैल्यू, उसको हम क्या बोल देंगे, जीडीपी ऑफ इंडिया। उसको हम क्या बोल देंगे, जीडीपी ऑफ इंडिया। ये जरूरी क्यों है, क्यों हमें कैलकुलेट करना है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिर्फ एक जीडीपी निकालने के लिए। जीडीपी का मतलब क्या, मतलब तो समझ में आ गया, जीडीपी का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों निकालना चाह रहे हैं हम जीडीपी को, ट्रैक रखने के लिए। जैसे एग्जांपल लें, अभी एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। मान लो 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 4 स्टूडेंट है कोई भी, वो 4 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 10th के एग्जाम दिए इन तीनों सभी ने, और 10th के एग्जाम में सबको रिजल्ट दे दिया कि आप सब पास हो गए, ठीक है। क्या रिजल्ट दे दिया, आप सब पास हो गए। क्या सिर्फ ये कह देना कि पास हो गए किसी भी तरह का मेजरमेंट है, क्या इससे हम कुछ मेजर कर पा रहे हैं, हम कोई मेजर नहीं कर पा रहे। सिंपल एक टर्म दे दिया कि हाँ आप 10th से प्रमोट हो गए 11th क्लास में, बस। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता लग रहा।
इसको नहीं पता लग रहा कि ये इससे एफिशिएंट है कि नहीं है। थर्ड स्टूडेंट को नहीं पता लग रहा कि वो बाकियों से एफिशिएंट है कि नहीं है। उस एफिशिएंसी के लिए हमें इन चीजों को मेजर करना पड़ेगा। पास हुए तो कैसे हुए, कितने मार्क्स से हुए। तो यहां पर जो हम ये मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मेजर करने के लिए कर रहे हैं कि हम हुए तो कहां पर हमारी कमी रह गई, कितनी कमी रह गई, हमें कितना और इंप्रूव करना है। जब तक हमें वो नहीं पता होगा, क्या हम इंप्रूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंप्रूव करने के लिए एटलीस्ट वी शुड हैव अ मेजर कि हमें कितना और इंप्रूव करने की जरूरत है। जब तक हमारे पास वो मेजर नहीं होगा तब तक हम इंप्रूव कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि इस साल हमारा काम चल गया, इंडिया में जितना प्रोडक्शन हुआ हमारा काम चल गया, तो अगले साल हमें नहीं पता ना कि हमें कितना और प्रोड्यूस करना और कितना प्रोडक्शन नहीं करना है। तो उसके लिए वी शुड हैव अ मेजर। हमें एक माप चाहिए जिससे हम ये पता लगा सके कि अगले साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हमें इतना प्रोडक्शन और करना पड़ेगा। तो उस मेजरमेंट को लाने के लिए हमारे पास जो टर्म होता है दैट इज जीडीपी, कि ताकि हम मेजर कर सकें कि इस साल इतने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ था तो अगले साल हमें इससे आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोडक्शन और करना पड़ेगा। तो उस मेजर को करने के लिए हमने क्या कर दिया, जीडीपी को लिया है। एक और इसका फायदा होता है, ये तो मैंने एक फायदा बताया टू मेजर, दूसरा और फायदा होता है टू कंपेयर। दूसरा फायदा क्या होगा, मार्क्स को हम क्यों कर रहे हैं, एक और फायदा क्या है, टू कंपेयर, कि प्रीवियस क्लास से हमारा कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही अगर हम एक साल में हमने पता लगा लिया तो हम इसको लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लास्ट ईयर से करंट ईयर को, कि लास्ट ईयर से हम कुछ बढ़े कि नहीं बढ़े। या दूसरे शब्दों में इसको अगर हम कहें, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं कि हम किस कंट्री से आगे हैं, किस कंट्री से पीछे इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। हो सकती है चीज, इज दिस पॉसिबल? ठीक है, ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्शन को मेजरेबल बना दिया। ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्शन को मेजरेबल बना दिया। हम उसको मेजर कर पाते हैं, हम उसको नाप पाते हैं। कैसे नाप पाते हैं, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ये बात समझ में आ गई हमें, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्योंकि अभी इस जो मैंने शब्द बोले इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम इसको पढ़ेंगे कि ये मेजर करना, मेजर कर रहे हैं तो उसमें कमियां कहां पर है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी। जीडीपी जैसा ही एक और टर्म होता है, ठीक है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जीडीपी के मेजरमेंट पे जाएंगे दोबारा से। जीडीपी जैसे ही एक और टर्म होता है दैट इज नोन एज, पहले जीडीपी का एक छोटी सी चीज रह गई है। हमने बोला जीडीपी मेजर करते हैं, तो मेजर कौन करता है वो तो बताया नहीं। इंडिया में जीडीपी मेजर कौन करेगा, तो हमने लिखा ही नहीं कहीं पे भी। जीडीपी मेजर करने के लिए इंडिया में देयर इज अ ऑफिस, उसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हर जगह एनएसओ लिखा जाता है। पहले इसका बहुत बड़ा सा नाम होता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ, उसको घटा करके अब एनएसओ कर दिया है। ठीक है, तो एनएसओ का काम होता है इंडिया के अंदर जीडीपी को मेजर करना। ये अलग अलग जगह से डाटा को इकट्ठा करती है और मेजर करती है, सिंपल। ये एनएसओ एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज धीरे धीरे आपको पता लगेगी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इंडिया में एक मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आगे से मॉस्पी लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, मॉस्पी लिखेंगे। ठीक है, तो ये दो लिख लेना, हु मेजर्स द जीडीपी, एनएसओ, और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये डिपार्टमेंट, ये ऑफिस है, ये ऑफिस का काम है टू मेजर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। क्लियर है? ठीक है, तो ये लिख लेना इन दोनों को, उसके बाद फिर अगले उस पर चलते हैं।
पिछला भूलना नहीं है, आगे यूज होते रहेंगे एक एक वर्ड जो बोला है, ठीक है, अभी यूज करेंगे उसको। लिख लिया? आगे चलें? ठीक। आज हमें पढ़ना है दैट इज जीएनपी। जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। किसी को पता है इसके बारे में? सुना है पहले कभी? सुना है में तो दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो हाँ या ना, इसके लिए भी क्यों चुप बैठे हो? नहीं सुना? ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन। किसने सुना है? आपने सुना? क्या होता है? सिर्फ सुना है, ठीक है। चलो, तो इसलिए नहीं डरना है कि पूछ लूंगा, तो नहीं, सिर्फ सुना है तो वो भी जवाब ठीक है, ठीक है। चलो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी से ही हम लेकर के चलेंगे। जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है अगर आप समझोगे? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या थी? डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसी का तो है। डिफरेंस क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, यानी बाकी चीजें तो सेम रहने वाली है। बाकी चीजें क्या सेम रहने वाली है? डोमेस्टिक का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि डोमेस्टिक का मीनिंग होता है, डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होता है? प्रोड्यूस्ड विद इन ए टेरिटरी। जीडीपी की डेफिनेशन में यही था ना डोमेस्टिक का मीनिंग, यानी बाकी चीजें तो सेम रहने वाली है। कुछ चेंज हुआ है इसके अलावा? सिर्फ एक चीज चेंज हुई है, इसको चेंज करेंगे हम। तो जीएनपी की जब हम बात करेंगे तो जीएनपी भी हमारा पहली चीज इसके अंदर आएगी, इट इज द टोटल वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू को वैल्यू लिख रहा हूं सिर्फ मैं, टोटल वैल्यू ऑफ, ठीक है, टोटल वैल्यू लिखो सिर्फ। सेकंड इज ऑल, क्या था? बताते जाओ। कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो ही चीज प्रोड्यूस करते हैं हम देश में, गुड्स और सर्विसेज। तो उन सब की फाइनल, मतलब फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। थर्ड पे ऊपर आऊंगा मैं अभी, क्योंकि वो डिफरेंट है। फोर्थ क्या था? इन अ गिवन और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विच इज यूजुअली क्या होता है? 1 ईयर। हर जगह पे इसको जनरली ईयर लेना होता है, ठीक है। जीडीपी में भी यही लिखा था कि इसको यूजुअली 1 ईयर को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम आते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे क्या फर्क पड़ा। नेशनल को मैं नेशनल्स बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा। नेशनल को अगर मैं नेशनल्स बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा, तो आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि वो प्रोडक्शन जो नेशनल्स के द्वारा किया गया है, जो किसके द्वारा किया गया है? नेशनल्स के द्वारा किया गया है। एक टेरिटरी में नहीं हुआ है, नेशनल्स के द्वारा। नेशनल मतलब इंडियन के द्वारा। नेशनल कौन हो गया इंडिया में? जो इंडियंस हैं। तो इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन कहीं पे भी किया गया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी, क्योंकि यहाँ टेरिटरी वर्ड है ही नहीं, डोमेस्टिक वर्ड है ही नहीं। चाहे अमेरिका में कोई इंडियन प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी इंडिया में काउंट होगा, जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा था, क्योंकि जीडीपी में हमने एक रेस्ट्रिक्शन लिखा था। जीडीपी में रेस्ट्रिक्शन क्या था कि एक टेरिटरी के अंदर कोई भी प्रोडक्शन होगा हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे। यानी यहां पर हमने क्या रेस्ट्रिक्ट किया, इसको डिफरेंस को समझेंगे। जीडीपी में हमने रेस्ट्रिक्ट किया कि इस एक एरिया के अंदर, मान लो ये इंडिया है, इसी एरिया के अंदर चाहे फॉरेनर्स आकर के प्रोड्यूस करें, उसकी वैल्यू को हम इंडिया की जीडीपी में काउंट करेंगे। ये बात समझ में आई थी हमें? इसमें आकर के, इंडिया की टेरिटरी में आकर के कोई भी प्रोड्यूस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम कहां काउंट करेंगे? इंडिया की जीडीपी में काउंट करेंगे। क्लियर है? क्योंकि वो प्रोडक्शन विद इन द इंडियन टेरिटरी हुआ है, तो वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। लेकिन यहां पर हमने इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। यहां पर हमने बोला कि टेरिटरी से फर्क नहीं पड़ता, यहां पर फर्क पड़ेगा नेशनल से।
कि जो इंडियन नेशनल होगा अगर वो प्रोड्यूस कर रहा होगा तो हम इंडिया के जीएनपी में काउंट करेंगे। ये बात समझ में आई है? इसको अभी समझेंगे थोड़ी देर में, मतलब सिर्फ इतना समझने से नहीं होगा, इसमें देयर इज अ कैच, उसको समझेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको अगर हम कहें, अगर मान लो इंडिया में, ये इंडिया है, इधर यूएसए बना देते हैं कंपेयर करने के लिए, हालांकि यूएसए बड़ा है इंडिया से एरिया वाइज। ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंबॉलिकली लेकर के चलना, मैं वैसे नहीं बना रहा हूं, एरिया वाइज नहीं बना रहा हूं। इंडिया और यूएसए, ऐसा हो सकता है कि यूएसए का कोई नेशनल आकर के इंडिया में अपनी कंपनी लगाए हुए है, हो सकता है ना, यूएसए आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, यूएसए वाले पर्सन आकर के कंपनी यहां पर खोल सकते हैं। इन्होंने जो भी प्रोडक्शन किया होगा, क्या वो जीडीपी का पार्ट होगा? क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी में किया है। लेकिन क्या वो जीएनपी का पार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो यूएसए के नेशनल ने किया, इंडिया के नेशनल ने नहीं किया। तो वो इंडिया, यूएसए की जीएनपी का पार्ट होगा, इंडिया की नहीं। ऐसे ही बहुत सारे इंडियंस होंगे जो अमेरिका में बैठे हैं और यहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस ऐसे होंगे जो अमेरिका में बैठे हैं, वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडियाज जीएनपी, दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडियाज जीएनपी। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। हाँ, उस कंपनी के अंदर अगर इंडियन नेशनल्स काम कर रहे हैं किसी भी जॉब में, तो फिर वो जीएनपी में काम नहीं होगा। प्रोडक्शन में हम फैक्टर इनकम को भी देखेंगे ना, उस प्रोडक्शन के लिए जो उसको फैक्टर इनकम मिली है तो वो इंडिया में काउंट हो जाएगा, उसका फैक्टर इनकम इंडिया वो इंडिया में आएगा, जीएनपी और जीडीपी दोनों। ठीक है, क्योंकि वो इंडियन ने किया ना प्रोड्यूस, उसने कुछ सर्विस दी उस कंपनी को, तो जो सर्विस इंडियन ने प्रोड्यूस की उस कंपनी के लिए, बेशक से इसका जो फाइनल होगा वो वहां काउंट होगा, लेकिन उसमें से इंडियंस भी थे जिन्होंने वहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, वो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन इंडिया वाले लेकर के जाएंगे। क्लियर है चीज? कोई डाउट है? ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा वर्ड को चेंज करूंगा। नेशनल्स कहने के लिए नेशनल है कि इंडियन, इंडियन जब भी हम कहते हैं तो वो सिटीजनशिप को दिखाता है। वो किसको दिखाता है? सिटीजनशिप को। इंडियन नेशनल बोल रहा हूं तो इंडियन सिटीजन की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर प्रॉपर डेफिनेशन में नेशनल का वर्ड कुछ और होता है। यहां पर नेशनल का वर्ड होता है दी रेजिडेंट्स ऑफ एन एरिया। नेशनल का मीनिंग क्या होता है? रेजिडेंट्स ऑफ एन एरिया। तो नेशनल में या सिटीजन में और रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए हमें, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। रेजिडेंट क्या होगा कि जनरली कोई भी किस एरिया में कौन रह रहा है, उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि उसके पास पासपोर्ट कहां का है। सिटीजनशिप पता लगेगी कि उसके पास पासपोर्ट कहां का है। ठीक है, जैसे आई एम ए इंडियन सिटीजन, तो आई एम ऑथराइज्ड टू गेट द इंडियन पासपोर्ट। लेकिन अगर मैं अमेरिकन हूं, यहां आकर के रह रहा हूं पिछले 6 महीने से, तो मैं यहां का रेजिडेंट कहलाऊंगा, सिटीजन नहीं। तो मैं यहां का क्या कहलाऊंगा? रेजिडेंट। अब ये 6 महीने का टाइम पीरियड कहां से आया? तो हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर रेजिडेंट को डिफाइन किया गया। उसके अंदर साफ साफ बोला गया कि इफ एनी पर्सन हु इज नॉर्मली लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, जिसको मैंने 6 महीने बोला, जिसको मैंने क्या बोला? 6 महीने बोला, कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर जाकर के 6 महीने से ज्यादा रह रहा है तो वो इंडियन सिटीजन तो है, लेकिन इंडिया के लिए वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। एनआरआई वर्ड सुनते हो? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। मतलब क्या हुआ इसका? कि वो हैं तो इंडियन सिटीजन, लेकिन वो जनरली इंडिया से बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ऐसे ही कोई भी यूएसए का पर्सन आकर के इंडिया में रह रहा है, अगर वो 182 डेज से ज्यादा यहां पर रहेगा तो उसे हम यहां का रेजिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिडेंट। वो सिटीजन नहीं होगा, वो सिटीजन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सिटीजन और रेजिडेंट में डिफरेंस समझ, हालांकि देयर आर अदर डिफरेंसेस आल्सो। सिटीजन हैज गॉट सर्टेन अदर राइट्स जो कहीं ना कहीं बेनिफिट देते हैं उसको रेजिडेंट के ऊपर। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल टर्म पे नहीं जा रहा हूं कि पॉलिटिकल टर्म में इसका क्या मीनिंग होता है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक टर्म में उसको लेकर के चल रहा हूं। ठीक है,
तो मैं पॉलिटिकल फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में उसको देखूंगा। इकोनॉमिक टर्म्स में मैंने बोला कि एनी पर्सन हु इज लिविंग इन अ रीजन फॉर 6 months और मोर, वो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा, वो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा। और रेजिडेंट क्यों कहला रहा है? क्योंकि वहां उस देश के जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके ऊपर लागू होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए वाला कोई भी नेशनल यहाँ पर आया, वो 6 महीने से ज्यादा रहा, तो 6 महीने के ज्यादा रहेगा तो यहाँ का रेजिडेंट कहलाएगा। अब इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स लेगी। 6 महीने से कम रह रहा था तो टैक्स नहीं लेती, तो कहीं ना कहीं टैक्स प्रोविजंस के लिए इसको किया गया। अब जब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो इसके इंडिया का ही प्रोडक्शन माना जाएगा। जब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उसको हम क्या मानेंगे? इंडिया का प्रोडक्शन, तो वो जीएनपी में काउंट होने लग जाएगा। बेशक से यूएसए के नेशनल ने किया है, क्योंकि वो इंडिया में आकर के 6 महीने से ज्यादा रह रहा है तो इंडिया का रेजिडेंट हो गया है, तो रेजिडेंट हो गया, कोई भी वो प्रोडक्शन करेगा तो वो इंडिया के प्रोडक्शन में काउंट होगा। समझ में आई चीज? कोई डाउट है इसमें? जीडीपी में होगा, जीडीपी में तो हमेशा होगा विद इन इंडियन टेरिटरी हो तो। इंडियन टेरिटरी में कोई भी करे, चाहे फॉरेनर करे, चाहे रेजिडेंट करे, चाहे नॉन रेजिडेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक, डेफिनेशन पूरा करें अब। ठीक है, डेफिनेशन है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स। ठीक है, रेजिडेंट्स किसी भी कंट्री के हो, उस कंट्री के जीएनपी में उसको काउंट करेंगे। तो रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री भी कह सकते हो इसको, ऑफ ए रीजन या कंट्री कह सकते हो। डेफिनेशन पढ़ो अब एक बार, समझ में आई? मैंने उसको ब्रेक किया, एक लाइन में नहीं लिखा, सिर्फ यही है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल, पूरा लिखना चाहो तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन गिवन और सर्टेन टाइम पीरियड। सर अगर जैसे हमारा 1 days है और दूसरी कंट्री में उनका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, तो अगर कोई इंडियन सिटीजन वहाँ का रेजिडेंट बन गया तो हमारे जीएनपी में उसका काउंट नहीं होगा। जैसे यूएसए में गया कोई, यूएसए में जाकर के वहां का रेजिडेंट बन गया, अगर वो इंडियन सिटीजन है और वहां का रेजिडेंट है तो वहां का जो भी प्रोडक्शन होगा उसके जीएनपी में काउंट होगा, क्योंकि वो इंडिया का रेजिडेंट रहा नहीं। इंडिया का रेजिडेंट नहीं रहा तो इंडिया के उसमें काउंट नहीं होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, हाँ बताओ। देयर आर अदर प्रोविजंस आल्सो। जैसे एक प्रोविजन क्या कहता है कि मतलब दूसरी कंडीशन में देखो तो दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर मैं मान लो इस साल 60 दिन से ज्यादा रहा और पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा रहा तो भी मैं इंडिया का रेजिडेंट कहलाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? जरूरी नहीं 182 पूरा करना, मैं इस साल 60 दिन रहकर भी मैं यहाँ का रेजिडेंट हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मुझे प्रूव करना पड़ेगा पिछले 4 साल में मैं 365 डेज से ज्यादा रहा हूँ। तो हम उस प्रॉपर डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक सिंपल रखेंगे उसको, 6 मंथ का क्राइटेरिया रखेंगे। अदरवाइज देयर आर अदर क्राइटेरियाज आल्सो। ठीक है, तो इसको सिंपल रखते हैं 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा कोई कहीं रह रहा है तो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अभी हमने जीएनपी को समझा, जीएनपी को समझा तो इसको एक बार इसकी डेफिनेशन के आधार पर भी देख लेते हैं, मतलब कैलकुलेट करने के आधार पर देख लेते हैं। अगर हमें हमारा जीडीपी पता है, जीडीपी से हम जीएनपी निकालें कैसे? क्योंकि हम तो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी कैसे निकालें उससे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको शॉर्ट फॉर्म में NFIA लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में? NFIA।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं प्रीवियस नॉलेज को। ठीक है, चलो लिख लिया। ठीक है, अब मैं टेस्ट करूंगा कि आप कितना ध्यान से सुन रहे हैं और प्रीवियस नॉलेज को कितना याद है। ठीक है, मान लो ये यूएसए है, ये इंडिया है। ठीक है, हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, जीएनपी में वो काउंट होगा कि नहीं होगा आपको बताना है। इंडिया से कोई एक पर्सन यहां पर गया, ठीक है, पर्सन नेम इज ए, ये जाकर के वहां पे यूएसए में कोई एक कंपनी ज्वाइन करता है। यूएसए में एक कंपनी ज्वाइन करता है, उस कंपनी से ज्वाइन करने के कारण इसको मंथली कुछ पेमेंट मिल रही है। ही इज गेटिंग सम मंथली पेमेंट्स। ये उस मंथली पेमेंट को अपने घर वालों को इंडिया में भेजता है। ये उस मंथली पेमेंट को अपने घर वालों को इंडिया में भेज रहा है। तो क्या जो इसने ट्रांसफर अपने घर वालों को किया वो जीएनपी का पार्ट होगा या नहीं होगा? कंडीशन इज इसको वहां रहते हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए। होगा। ही इज एन इंडियन रेजिडेंट। ये कहां का रेजिडेंट है? इंडियन रेजिडेंट है। तो ये वहां जाकर के कमाएगा और यहां पर भेज देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम मान लेंगे। मान लो इसी ए को इस कंपनी वाले ने बोला आज हमें कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, आज हम एक कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में जो भी विनर होगा उसको हम वहां पर $1000 इनाम में देंगे। ठीक है, गेम किया है, गेम में जो भी जीतेगा उसको कितना मिलेगा? $1000 इनाम में मिलेंगे। और वो इनाम ए को मिल गया और ए ने बोला घर वालों को जरूरत है, मैं इस $1000 को इनको भेज देता हूं। क्या ये जो भेजा हुआ पैसा है ये जीएनपी में काउंट होगा या नहीं होगा? कंडीशन रिमेन सेम, अभी उसको काम करते हुए 3 महीने। होना चाहिए ना? होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या लिखा है? फॉर्मूला क्या है? एग्जैक्टली, वहां पर देयर इज अ वर्ड दैट इज नोन एज सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को काउंट करना है। किसको काउंट करना है? फैक्टर इनकम को। गिफ्ट, विनिंग प्राइज, रेमिटेंसेस, ट्रांसफर्स, जो ऐसे ही दे दिया कि मेरा दोस्त रह रहा है चल तू गाड़ी ले ले मैं पैसे भेज रहा हूं, वो काउंट नहीं होते हैं। सिर्फ क्या काउंट होगा? फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या होते हैं? फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम होते हैं या तो वेज या इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट या फिर रेंट। फैक्टर इनकम क्या होंगी? या तो प्रॉफिट होगा या वेज होगा या फिर इंटरेस्ट होगा या फिर क्या होगा? और क्या रह गया? रेंट रह गया। यही होंगे ना, क्योंकि शुरुआत वाली क्लास में ये समझा था हमने कि दिस इज नोन एज द फैक्टर इनकम। लिखा था इसको हमने फैक्टर इनकम। तो जो उसको इनाम में मिला वो इनमें से कहीं पर आ रहा है ना, तो वो लेबर के बदले मिला, ना वो कैपिटल के बदले मिला, ना वो नेचुरल रिसोर्स के बदले मिला, ना उसको एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिला, वो तो इनाम में मिली हुई चीज है। तो इनाम में मिली हुई चीज कभी भी फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होगी, और फैक्टर इनकम का पार्ट नहीं होगी तो हम जीएनपी में उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे।
ये बात समझ में आ गई? तो अब आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा कि मैं नेट फैक्टर इनकम से क्या कहना चाहता हूं। क्लियर है? तो जीएनपी इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी भी आपको पूरा नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया है? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इतने की बात की है, इसकी तो बात की ही नहीं है। अभी मैंने किसकी बात की है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम्स जो आ रही हैं उनको काउंट करना है। ठीक है? किसके द्वारा आ रही है? रेजिडेंट्स के द्वारा। अगर मान लो इसी में मैं एक और चीज चेंज कर दूं कि मान लो इसको यहां रहते हुए 8 महीने हो गए हैं, कंटिन्यूअसली वहीं रह रहा है, अब चाहे इसको फैक्टर इनकम से इनकम आए या कहीं से भी आए, अगर ये यहां से घर पे पैसा भेजेगा तो वो जीएनपी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इंडियन रेजिडेंट नहीं रहा है। ठीक है? वो इंडियन रेजिडेंट नहीं रहा है और हमें पता है कि जीएनपी में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को काउंट किया जाता है। जो आपका क्वेश्चन था कि कंपनी में, यूएसए की कंपनी में इंडियन कोई काम कर रहा है तो उसके जो पैसे मिलेंगे वो काउंट होंगे कि नहीं होंगे, वो उसकी फैक्टर इनकम है या नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? ठीक, अब नेट की बात करते हैं कि नेट का मीनिंग क्या है। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इंडियंस ही बाहर जाएंगे और वहां से कमा करके इंडिया में भेजेंगे। देयर विल बी सम फॉरेनर्स जो इंडिया में आए हैं, इंडिया में कमा रहे हैं, यहां से भी तो बाहर भेज रहे हैं। तो नेट का मतलब होता है जो बचा हुआ है, कि जो गए हैं और जो आए हैं उनको कैलकुलेट करो, जो बच गया दैट इज नेट। क्लियर है? तो नेट क्या होगा? जो बचा हुआ है। नेट क्या होता है? जो बचा हुआ है। तो यहां पर इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं फैक्टर इनकम, इसी को मैं लिख रहा हूं, उधर वाला सेम रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इंडियन रेजिडेंट्स की टोटल फैक्टर इनकम माइनस जो फॉरेन रेजिडेंट्स की टोटल फैक्टर इनकम जो इंडिया में हुई है। ये कहां पर हुई है? इन इंडिया। ठीक है? और ये कहां पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया जितने भी इंडियंस हैं, जो इंडियन रेजिडेंट है, अगर वो कुछ भी कमा रहे हैं वो फैक्टर इनकम में काउंट हो जाएगा। और विद इन इंडिया जो भी फॉरेन रेजिडेंट्स हैं वो यहाँ कमा रहे हैं तो वो काम क्या काउंट होगा? इनसाइड इंडिया, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अभी फिर उसके बाद अगले पार्ट पे चलेंगे। इसी के यहां तक क्लियर है? जीएनपी पता होना चाहिए। जीएनपी के आगे और भी देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स, एनएनपी और कई सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे विद टाइम, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको, अभी उसका टाइम नहीं है। ठीक है? इसमें किसी को डाउट जीएनपी में? ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड देखा कि जीडीपी को हम यूज करते हैं टू मेजर द प्रोडक्शन विद इन टेरिटरी। जीडीपी को हम कैसे यूज करते हैं? टू मेजर द प्रोडक्शन विद इन द टेरिटरी। किस लिए करते हैं? ताकि हम कंपेयर कर पाए। कंपैरिजन से एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं, या फिर कितना अचीव करना है वो हम मेजर कर सकते हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है? लेकिन इसी का थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड देखते हैं कि जीडीपी ट्रू मेजरमेंट में कई बार गड़बड़ कर देता है। कैसे गड़बड़ करता है अभी समझते हैं उसको। मान लो मुझे जीडीपी कैलकुलेट करनी है इंडिया की, और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फाइनल वैल्यू होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, विद इन इंडिया प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है? यही होना चाहिए ना।
फाइनल वैल्यू होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की जो विद इन इंडिया विद इन 1 ईयर प्रोड्यूस हुए हैं, ये होनी चाहिए। कुछ चीजें मान करके चलते हैं। मानते हैं कि मान लो 2024 में हमने इंडिया के अंदर और कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, सिर्फ एक पेन का प्रोडक्शन हो रहा था। क्या प्रोडक्शन हो रहा था? एक पेन प्रोड्यूस कर रहे थे। यहां पर हमने इस दिन मैं प्रोडक्शन क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। यहां मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं, यहां उसका प्राइस लिख रहा हूं, क्योंकि वैल्यू भी चाहिए हमें, वैल्यू भी चाहिए ना। मान लो 2024 में हमने टोटल 10 पेन प्रोड्यूस किए पूरे इंडिया में, सिर्फ यही प्रोडक्शन हुआ और कुछ नहीं हुआ, मान करके चलते हैं। और हर एक पेन का प्राइस मान लो उस टाइम पे 10 रुपीज ही रहा हो। हर एक पेन का प्राइस कितना रहा हो? 10 रुपीज। हाँ, जीडीपी में जो प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का, उस पे जो टैक्स लगता है उस प्रोडक्ट पे, वो भी काउंट होता है या? सारा काउंट हो जाएगा, वो सारा काउंट होगा। फाइनल वैल्यू को ही हमें बताना उसको, ठीक है। तो उसके हम आएंगे, वो जीवीए से जीडीपी में आते हैं, तब हमें टैक्सेस को ऐड करना पड़ता है, उसके ऊपर आऊंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं जीवीए से जीडीपी आया हूँ, वो मेथड को फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टैक्सेस इंक्लूड होता है उसके अंदर। 10 रुपीज 10 पेन प्रोड्यूस किए। क्या मुझे कोई बता पाएगा 2024 में इंडिया का जीडीपी क्या था? सिंपल, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स। तो 10 पेन थे, हर एक पेन 10-10 रुपए का था। टोटल कितने का प्रोड्यूस किया हमने? 100। एक साल के अंदर यही प्रोड्यूस किया विद इन द इंडिया। 100 हमारा उस साल का जीडीपी था। क्लियर है? अगले साल भी हमने क्या किया कि हमने 10 पेन प्रोड्यूस किए, लेकिन हमने पेन का प्राइस बढ़ा दिया। जीडीपी कितनी हो गई? जीडीपी बढ़ गई, मतलब प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। जीडीपी बढ़ने का मतलब यही है ना कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन यहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या? 2025 में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा एक चीज किया कि यहां पर प्राइस को मैंने बढ़ा दिया है, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं। तो क्या जीडीपी एक ट्रू मेजर है प्रोडक्शन के बढ़ने का? क्या जीडीपी एक ट्रू मेजर है प्रोडक्शन के बढ़ने का? नहीं है, ठीक है। कौन सा जीडीपी नहीं है उसके ऊपर आऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर मैं सिर्फ जीडीपी को लेकर के चलूं तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रोडक्शन भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। प्राइस बढ़ने से भी तो जीडीपी का प्राइस जीडीपी इंक्रीज हो सकता है। ये बात समझ में आ गई कि जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑल्सो। जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस ऑल्सो। और इस तरह का जीडीपी जो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, या इसी को एक और शब्दों में कहूं, इसको मैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस भी लिख सकता हूं। इसी को एक और नाम से लिख सकता हूं, दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये बात समझ में आई क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आज पेन का क्या प्राइस है उसके आधार पर मैंने निकाला है जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल और इसके अलावा एक और वर्ड होता है, दोनों में एक डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि आज चाहे कोई भी प्राइस हो उसके आधार पर कितना प्रोडक्शन हुआ तो हम फाइनल वैल्यू उसके आधार पर निकाल लेंगे। दैट इज दी जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस, या फिर नॉमिनल जीडीपी, या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये बात समझ में आ गई। इसी जीडीपी को जो इनफेक्टिव हो गया इसको थोड़ा इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। इसको इफेक्टिव बनाते हैं। कैसे इफेक्टिव बनाते हैं? मान लो कि 2026 में हमने 20 पेन प्रोड्यूस किए और प्राइस इसका 20 हो गया। कितना हो गया? 400 हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी तो बहुत बढ़ गया, जीडीपी तो बहुत बढ़ गया। यहां से 4 गुना हो गया, प्रोडक्शन सिर्फ 2 गुना हुआ है। प्रोडक्शन सिर्फ 2 गुना हुआ है, जीडीपी 4 गुना बढ़ गया। तो ये ट्रू मेजर तो नहीं है। इसको ट्रूली मेजर करने के लिए अगर मैं प्राइस फिक्स कर दूं, अगर मैं बोलूं कि चाहे कुछ होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं प्राइस यही लूंगा, आप उसके आधार पर मुझे बताते रहो ईयर वाइज की कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या इस प्राइस पे इस साल का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 200।
इस प्राइस पे इस साल का प्रोडक्शन कितना होगा, इस प्राइस पे इस साल का प्रोडक्शन कितना होगा। क्या हमें ट्रूली पता लगा कि ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही? पता लग रहा है? इसको बोलते हैं हम जीडीपी एट करंट प्राइसेस। ये जो मैंने निकाला है, क्या निकाला है? जीडीपी एट, सॉरी करंट तो पहले था, कांस्टेंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्योंकि हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया है। और जिस ईयर पे कांस्टेंट किया है, क्योंकि ये 2024 था, ये 2024 हो गया हमारे लिए बेस ईयर। 2024 क्या हो जाएगा? बेस ईयर। तो हमेशा हम बेस ईयर को, ये बेस ईयर चेंज होता रहता है, सरकार कभी भी कर देती है उसको, ठीक है। अभी पीछे 2011-12 था, अभी चेंज करके हमने 2024 किया है रिसेंटली, ठीक है। ये चेंज करना भी जरूरी होता है, आगे पढ़ेंगे क्यों जरूरी होता है। अभी सिर्फ ये समझो कि जिस ईयर को हमने फिक्स किया दैट इज नोन एज बेस ईयर, जहां से हम प्राइस ले रहे हैं, और जो इसके आधार पर जीडीपी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। उसी को एक और शब्द से हम बोलते हैं, दैट इज द रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। नॉमिनल में बढ़ा हुआ प्राइस इंक्लूड होगा, रियल में बढ़ा हुआ प्राइस इंक्लूड नहीं होता है, कांस्टेंट प्राइस होता है जो कई साल पहले था, उसी प्राइस के आधार पर वी विल कैलकुलेट। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस जिसको बोलते हैं, उसके अलावा रियल जीडीपी पढ़ा है जिसको हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जीएनपी को समझने की कोशिश की, और जीएनपी के थ्रू हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है वो समझने की कोशिश की। अभी तक हमने ये किया आज, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। कल इसके बारे में एक दो वर्ड लिख लेंगे, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, ताकि आगे समझने के लिए इजी रहे। एग्जांपल के लिए एग्जांपल नोट कर सकते हो, ठीक है।